आज की वीडियो में हम केरला सर्किल के एमटीएस पोस्टमैन के 2024 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे। इसके मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हैं या एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्ज़ाम के लिए थ्योरी वाली बुक्स लेना चाहते हैं या ऐसी बुक लेना चाहते हैं जिसमें हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसमें हर टॉपिक के रूल वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छे से आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बुक्स आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन बुक्स को डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे साथ अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी की शुरुआत की है। जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। साथ जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की, इस जर्नी को आगे ले जाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केरला सर्किल का एमटीएस पोस्टमैन का 2024 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बट आर द बिजनेस आवर्स फॉर बुकिंग registered insured articles and valuable articles on normal days in a sub post office? उप डाक घरों में सामान्य दिनों में पंजीकृत बीमाकृत डाक वस्तुएं और मूल्यदेय डाक वस्तुओं को बुक करने के कामकाज के घंटे क्या रहते हैं? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार ये समय 6 से 7 घंटे का होता है। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की बात करें, बिजनेस आवर्स फॉर रेफरेंसेस एंड इंक्वायरीज कि डाकघर में जो काम काज के घंटे रहते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, वो क्या रहते हैं? रेफरेंसेस एंड इंक्वायरीज के लिए कार्यालय के पूरे काम काज के घंटों के दौरान बिजनेस आवर्स रहेंगे। कोई भी रेफरेंस या इंक्वायरी आप करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स के दौरान किसी भी समय कर सकते हैं। बिजनेस आवर्स फॉर काउंटर सर्विसेज इंक्लूडिंग बुकिंग एंड पोस्टिंग ऑफ आइटम्स, प्रीमियम कलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर 6 आवर्स। उसके बाद जो काउंटर सर्विसेज होती हैं जिसमें बुकिंग भी आ जाएगी, डाक वस्तुओं की पोस्टिंग भी आ जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए प्रीमियम कलेक्ट करना, इन सब चीज़ों के लिए काम काज के घंटे बिजनेस आवर्स 6 घंटे रहेंगे। फिर मनी रिमिटांस सर्विसेज के लिए बिजनेस आवर्स कितने रहेंगे, या आईपीओ इत्यादि के लिए भी 6 घंटे का समय रहेगा। और सेविंग बैंक के बिजनेस आवर्स की बात करें वो भी 6 घंटे रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? अगर तो आपको यहाँ पे जैसे 6 to 7 आवर्स, 4 to 5 आवर्स दिया है, जस्ट यहाँ पे 6 आवर्स दिया हो, 7 आवर्स दिया हो या 5 आवर्स दिया, तो समझ लेना पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार है। अगर इस तरह से दिया है तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार है। तो दोनों ही आपको कर लेने हैं, किस हिसाब से पूछा जाएगा वो तो एग्जाम में ही आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगी। If you see an article in which the whole or a part of address side has been marked off into several divisions intended to receive successive addresses, what should you do? यदि आप देखते हैं कि एक डाक वस्तु का पता पक्ष पूरा या आंशिक रूप से कई भागों में चिन्हित है, जो क्रमिक अभिभाषकों या प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त करने के लिए है, कि एक आर्टिकल है उसके ऊपर आपने इस तरह से अलग अलग बॉक्स बना दिए हैं। इस बॉक्स में पहले प्राप्तकर्ता का एड्रेस, इसमें दूसरे का और इसमें तीसरे का। इस तरह के आर्टिकल का आप कैसे निपटान करेंगे? तो इस तरह के आर्टिकल को प्रोहिबिटेड आर्टिकल माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैकिंग ऑफ आर्टिकल्स, डाक वस्तुओं की पैकिंग के संबंध में सही कथन की पहचान करें। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट करेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प्स ऑफ एटलीस्ट 1 पोस्ट ऑफिस। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल के ऊपर कम से कम एक डाक घर की तारीख मुहर लगी होनी चाहिए, जो कि गलत है क्योंकि कम से कम 2 डाक घरों की तारीख मुहर लगी होनी चाहिए।
Post office cannot take any special precaution to secure the safety of fragile article। अगर डाक के माध्यम से आप कोई नाजुक वस्तु भेजते हैं, फ्रेजाइल आर्टिकल टूटने वाला सामान भेजते हैं, तो उसके लिए डाकघर कोई भी विशेष सावधानी नहीं बरतेगा। स्पेशल रूल्स रिगार्डिंग द पैकिंग ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स आर गिवन फॉर द ब्रीच ऑफ विच पेनल्टीज आर प्रेस्क्राइब्ड इन ईच केस। अगर आप डाक के माध्यम से किसी भी आर्टिकल को भेजते हैं, वो किस श्रेणी का आर्टिकल है और उसे कैसे पैक करना है, उसके बारे में कंडीशंस हैं, पैकिंग की शर्तें हैं। अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, पेनल्टी लग सकती है। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल शुड बी क्लोज्ड इन such a manner that it does not give rise to sharp edges। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल को आपने इस तरह से पैक करना है कि वो तीखे किनारों को जन्म ना दे, which may expose officials to injury, damage correspondence और hinder postal operation। अगर आपने किसी डाक वस्तु को ऐसे पैक किया है कि उसके शार्प एजेस निकल आए हों, तो इससे किसी ऑफिशियल या अधिकारी को चोट पहुंच सकती है, अन्य डाक वस्तुओं को नुकसान हो सकता है या डाक संचालन में बाधा पड़ सकती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फर्स्ट पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेथड ऑफ एड्रेसिंग। पता लिखने की विधि के संबंध में सही कथन की पहचान करें। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट करेक्ट है। इन द केस ऑफ आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी इन रूरल एरियाज, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इज नॉट नेसेसरी फॉर करेक्ट पिन कोड इज रिटन। अगर किसी आर्टिकल की डिलीवरी रूरल एरिया में की जानी है, ग्रामीण क्षेत्र में की जानी है, और आर्टिकल के ऊपर आपने सही पिन कोड लिखा है, तो उस आर्टिकल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लिखने की जरूरत नहीं होगी। इन द केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज, द एड्रेस शुड बी रिटन इन रोमन लेटर्स एंड इन अरबिक फिगर्स। अगर आर्टिकल फॉरेन कंट्रीज को भेजे जाने हैं, विदेशी देशों को संबोधित है, तो पता रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाएगा, ये भी करेक्ट है। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सर्टेन हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर allowed the facility of delivery of their mails to them wherever they may happen to be on tour within India। भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और सरकार के अन्य मंत्री और सरकार के कुछ उच्च अधिकारियों को ये सुविधा होती है कि जब भी वे भारत के भीतर कहीं दौरे पर जाते हैं, तो उन्हें उनकी डाक वस्तुएं वहीं टूर पर पहुंचाई जाती हैं। और लास्ट पॉइंट है जो कि गलत है कि रैंक, नेम एंड यूनिट शुड नेवर बी डिस्क्लोज्ड व्हाइल एड्रेसिंग मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सनल सर्विंग इन आर्मी एंड एयरफोर्स। अगर सेना या वायु सेना में सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए कोई आर्टिकल भेजते हैं, तो उसके ऊपर जिसके लिए आर्टिकल भेजा है उसका रैंक, नेम या यूनिट को मेंशन नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है। जब भी आप सेना या वायु सेना में सेवारत रक्षा सेवा कर्मियों के लिए डाक भेजते हैं, तो उस डाक में आपको जिसके लिए डाक भेजी है उसका नंबर क्या है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, रैंक क्या है, उनका नेम और यूनिट कौन सी है, और साथ में 56 APO या 99 APO का पिन कोड भी दर्ज किया जाएगा। सच मेल्स शुड बी एड्रेस्ड टू 56 APO एंड 99 APO विदाउट एडिशन ऑफ एनी पोस्ट टाउन। और ऐसी डाक वस्तुओं को 56 APO या 99 APO के पते पर बिना किसी पोस्ट टाउन का नाम जोड़े भेजा जाना चाहिए। Which statement accurately describes the commencement of the rental period and the renewal period for a rented post box। अगर आप किसी पोस्ट बॉक्स को किराए पर लेते हैं, तो उसके किराए की अवधि का प्रारंभ और नवीकरण अवधि का सटीक वर्णन कैसे होगा। करेक्ट आंसर सी आएगा, रेंटल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड। जिस महीने में पोस्ट बॉक्स अलॉट किया जाता है, आवंटित किया जाता है, उस महीने के पहले दिन से पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि शुरू हो जाती है। और अगर हम रिन्यूअल की बात करें, जिस महीने में आप पोस्ट बॉक्स का, जैसे पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि मान लीजिए मार्च महीने में खत्म होनी है, तो मार्च महीने में जब पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि शुरू हो जाएगी,
The renewal period starts from the first day of the month immediately succeeding the period of the previous rental। की पिछली रेंटल पीरियड या पिछला जो किराए की अवधि है वो जिस महीने में समाप्त होगी उसके तुरंत आगे वाले महीने से उसके किराए के नवीकरण की अवधि शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मार्च महीने में मान लीजिए किसी पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि समाप्त होने जा रही है, तो आप अगर उस किराए की अवधि को रीन्यू करते हैं तो रिन्यूअल पीरियड कब से शुरू होगा, जिस महीने में किराए की अवधि समाप्त होगी उसके तुरंत अगले महीने के पहले दिन से किराए के नवीकरण की अवधि शुरू हो जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल से किराए के रिन्यूअल पीरियड की शुरुआत हो जाएगी। Which statement is true about the requirements for official postal articles? आधिकारिक डाक वस्तुओं की आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी आएगा। Official postal articles must wear the superscription on India government service when posted by authorized government officials। जब भी अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल या आधिकारिक डाक वस्तु को पोस्ट किया जाता है तो उस आर्टिकल के ऊपर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ऊपरी लेख होना चाहिए। क्या हो जाएगा, जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल एक ऐसा सरकारी अधिकारी जिसे सर्विस पोस्टल स्टैंप्स का यूज करने के लिए अधिकृत किया गया हो उसके द्वारा भेजी गई आधिकारिक डाक वस्तु के ऊपर OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ऑन सर्विस सुपरस्क्रिप्शन किन डाक वस्तुओं के ऊपर होनी चाहिए? व्हेन पोस्टेड बाय ऑल अदर ऑथराइज्ड यूजर्स ऑफ सर्विस पोस्टल स्टैंप्स। सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए सरकारी अधिकारियों के अलावा अगर अन्य कोई व्यक्ति अधिकृत है उसके द्वारा पोस्ट किए जाने वाले डाक लेखों पर ऑन सर्विस सुपरस्क्रिप्शन का यूज किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, और गवर्नमेंट ऑफिशियल के अलावा अन्य कोई है जिसे सर्विस पोस्टल स्टैंप्स का यूज करने के लिए अधिकृत किया गया है तो उसके द्वारा पोस्ट की गई डाक वस्तुओं के ऊपर ऑन सर्विस सुपरस्क्रिप्शन दी जाएगी। दिस सुपरस्क्रिप्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सेंडर्स सिग्नेचर एंड ऑफिशियल डेजिग्नेशन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल। और ऐसी डाक वस्तुओं के ऊपर दिए जाने वाले उपशीर्षक को समर्थन देने के लिए लेख के निचले बाएं कोने में प्रेषक के हस्ताक्षर और आधिकारिक पद नाम भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What would be the benefits under प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम एंड प्रीमियम पेएबल? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत क्या लाभ होंगे और कितना प्रीमियम देय होगा? द प्रीमियम पेएबल इज ₹436। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है और किसी भी वजह से अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस कवरेज मिलती है। तो चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे नेचुरल डेथ हो 2 लाख रुपए का क्लेम इसमें मिलता है। Identify the correct statement regarding export of commercial items through postal channel। अगर डाक चैनल के माध्यम से पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, सिर्फ 3rd और 4th सही है। The postal authorities will furnish the proof of export of the goods, copy of relevant CN or CP forms as application to different categories of postal mails to the customs at the foreign post office। डाक प्राधिकारी माल के निर्यात का प्रमाण यानी कि विभिन्न श्रेणियों के डाक मेलों पर लागू प्रासंगिक CN और CP फॉर्म की प्रतियां फॉरेन पोस्ट ऑफिस में सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत करते हैं। The export can be done by using of products like registered packets 2 kilograms, air parcels for consignments weighing up to 20 kilograms, international tracked packet for selected destinations and EMS speed post for consignments weighing up to 35 kilograms। निर्यात विभिन्न उत्पादों के समूह का उपयोग करके किया जा सकता है, जैसे पंजीकृत पैकेट हैं 2 किलोग्राम तक, 20 किलोग्राम वजन वाले एयर पार्सल, चुनिंदा गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट और 35 किलोग्राम
किलोग्राम तक की एक्सप्रेस मेल सर्विस यानी कि स्पीड पोस्ट को भेज सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में क्या गलत है? तो पहला है एनी एक्सपोर्टर होल्डिंग अ वैलिड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड शैल बी परमिटेड टू एक्सपोर्ट गुड्स बाय फाइलिंग अ पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्सपोर्ट बाय पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2018। वैध आयात निर्यात कोड रखने वाले किसी भी निर्यातक को डाक द्वारा निर्यात विनियम 2018 के तहत निर्धारित प्रपत्र में निर्यात का डाक बिल दाखिल करके माल निर्यात करने की अनुमति है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए वैलिड, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कोई भी एक्सपोर्टर ऐसा कर सकता है चाहे उसके पास कोई कोड हो या ना हो, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है दो पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्म्स का यूज़ क्या आता है? तो ई कॉमर्स के लिए पोस्टल बिल एक्सपोर्ट 1 फॉर्म यूज़ क्या आता है, लेकिन यहाँ पे दिया है फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स पोस्टल बिल एक्सपोर्ट 2 फॉर्म इज यूज्ड, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म 1 का यूज़ क्या जाएगा? In the Mahila Samman Savings Certificate account, but percentage of withdrawals of eligible balance can be taken after 1 year from the date of opening of account। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष अवधि पूरी होने पर जो आपके खाते की शेष राशि होगी उसका कितना प्रतिशत आप विड्रॉ कर सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 40% विड्रॉ किया जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही कथनों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है द जनरल मैक्सिमम वेट फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट इज अप टू 35 किलोग्राम। सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन 35 किलोग्राम हो सकता है। मैक्सिमम वेट फॉर इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस इज अप टू 2 किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवाओं के लिए अधिकतम वजन 2 किलोग्राम होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। दोनों ही पॉइंट हमारे पास करेक्ट हैं। द टर्म ड्यू मेल कंप्राइजेज ऑल द बैग्स आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी डिस्पैच्ड एवरी डे और एट रेगुलर इंटरवल्स। ड्यू मेल में देर डाक में वो सभी थैले लेख और दस्तावेज आएंगे जिन्हें प्रतिदिन या रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर आपने प्रेषित करना होता है या प्राप्त करना होता है। द टर्म अनयूजुअल मेल कंप्राइजेज पार्सल बैग, पैकेट बैग, स्पेशल बैग, कैंप बैग एंड एनी अदर बैग्स नॉट इंक्लूडेड इन टर्म ड्यू मेल। और अनयूजुअल मेल में ऐसे थैले आते हैं जो पार्सल बैग हैं, पैकेट बैग हैं, स्पेशल बैग या कैंप बैग हैं, या जो ड्यू मेल की टर्म में नहीं आते हैं, यानी कि जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बनाया जाता है। ऐसे थैले ऐसी डाक किस में आती है? अनयूजुअल मेल में, असामान्य डाक में आती है। The first class head office situated at the headquarters of head of the circle or where there are more than one such head office, the one attached to the headquarters is called as circle। प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान कार्यालय या जहाँ पर एक से अधिक ऐसे प्रधान कार्यालय हों वहाँ मुख्यालय से जुड़े हुए प्रधान कार्यालय को क्या कहा जाता है? जर्नल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो जीपीओ की डेफिनेशन या जर्नल पोस्ट ऑफिस की डेफिनेशन क्या होती है? जर्नल पोस्ट ऑफिस एक प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर होता है और ऐसा प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर जो सर्किल प्रमुख के हेडक्वार्टर या मुख्यालय में स्थित हो। लेकिन अगर वहां पे ऐसे 2 डाकघर हों तो जो डाकघर जो प्रथम श्रेणी का डाकघर हेडक्वार्टर से जुड़ा होगा उसको जर्नल पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा। Which statement is true about the contents of an account bag in the postal system? डाक प्रणाली में लेखा बैग की सामग्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है? When sent by head post office to sub post office, it contains the sub office slip, and when sent by sub post office to head post office, it contains the SO daily account। जब प्रधान डाकघर से इसे उप डाकघर को भेजा जाता है, जब भी अकाउंट बैग को प्रधान डाकघर से उप डाकघर को भेजा जाता है इसमें एसओ स्लिप रहती है, और जब इसे उप डाकघर से प्रधान डाकघर को भेजा जाता है तो इसमें एसओ डेली अकाउंट रहता है।
In the railway mail service, what does the term sorting assistant designate? रेलवे मेल सेवा में सॉर्टिंग असिस्टेंट या छंटाई सहायक शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। ऑल ऑफिशियल्स अदर देन सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, मेल गार्ड्स एंड क्लास फोर्थ सर्वेंट्स। The term sorting assistant is used to designate all the officials in railway mail service. रेलवे मेल सर्विस में जितने भी ऑफिशियल हैं उन सबको डेजिग्नेट करने के लिए सॉर्टिंग असिस्टेंट या छंटाई सहायक शब्द का उपयोग किया जाता है, सिवाय सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स पर्यवेक्षण अधिकारियों, मेल गार्ड और क्लास फोर्थ सर्वेंट्स को छोड़कर। इसके अलावा रेलवे मेल सर्विस के सभी ऑफिशियल्स को डेजिग्नेट करने के लिए सॉर्टिंग असिस्टेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। Which of the following is not ड्यू बैग? इनमें से कौन सा ड्यू बैग नहीं है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ड्यू बैग क्या होते हैं, ऐसे थैले जिन्हें डेली या रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बनाया जाना हो। तो हमें बताना है ड्यू बैग कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। पार्सल बैग ड्यू बैग में नहीं आता है, क्योंकि जब इसको बनाने की आवश्यकता होती है तभी इसको बनाया जाता है। Which of the following statements is true regarding the working hours of post offices? डाक घरों के कार्य समय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। The working hours of post offices are generally fixed by head of the circle. डाक घरों के काम काज के घंटों को सामान्यतः सर्किल प्रमुख यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम काज के घंटों को निर्धारित नहीं करता है। वो कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू टाइमिंग गिवन इन क्लोज 5 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 में दिए हुए समय के अनुसार वो डाक घरों के काम काज के घंटों को निर्धारित करता है। एंड डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM। और डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक डाक घरों के काम काज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है और उन्हें रविवार वाले दिन भी खुला रख सकता है। तो अगर हम अपडेट्स की बात करें, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की बात करें, क्या याद रखना है? द सर्किल हेड, regional head and divisional head are empowered to specify the period of each of the post offices under their jurisdiction during which business is transacted with the public or customers and a time at which items are delivered and dispatched, keeping in view the maximum working hours, business hours, local convenience and the arrival and departure timing of items and working of the post office counters। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की बात करें, डाक घरों के उन काम काज के घंटों को कौन निर्धारित कर सकता है जिसके दौरान लोगों के साथ या ग्राहकों के साथ बिजनेस का, व्यवसाय का लेन देन किया जाएगा। तो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड के द्वारा उस अवधि को निर्दिष्ट किया जाएगा। यानी कि सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड, इन तीनों के पास ये पावर रहेगी कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले, अपने जुरिडिक्शन में आने वाले डाक घरों के उन घंटों को, उन समय को निर्धारित कर सकते हैं जिसके दौरान पब्लिक या कस्टमर्स के साथ लेन देन किया जाएगा। और ये जो दूसरी बात है कि किस समय डाक का वितरण और प्रेषण किया जाएगा, तो ये भी इसी चीज को निर्धारित कर सकते हैं। अब इस चीज को निर्धारित करने में ये तीनों किस चीज को ध्यान में रखते हैं कि डाक घर के जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं वो क्या है। ये ना हो कि मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 6 घंटे हो और वो कामकाज के घंटे निर्धारित करते समय 7 घंटे कर दें। तो जब भी सर्किल हेड, डिविजनल हेड या रीजनल हेड के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी डाकघर के कामकाज के घंटों को निर्धारित किया जाएगा, तो उस डाकघर के मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बिजनेस आवर्स को ध्यान में रखा जाएगा, लोकल कन्वीनियंस को ध्यान में रखा जाएगा और डाक वस्तुओं के आगमन और प्रस्थान के समय को ध्यान में रखा जाएगा और पोस्ट ऑफिस काउंटर्स की वर्किंग को भी ध्यान में रखा जाएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डाकघरों के कामकाज के घंटों को निर्धारित करेंगे।
the circle head or regional head may, if it is necessary or expedient to meet the requirements of the public or in any special circumstances, specify the business hours and the days other than working days including Sundays and holidays during which the post offices shall be opened for business। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने डायरेक्टर जनरल के बारे में पढ़ा कि वो क्या कर सकते हैं, डाकघर के कामकाज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी डाकघर संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुला रहेगा। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की बात करें तो जो काम डायरेक्टर जनरल करता था वो सर्किल हेड या रीजनल हेड कर सकते हैं कि अगर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रविवार वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन किसी डाकघर को खुला रखना है तो पावर सर्किल हेड या रीजनल हेड के पास होगी। क्या तो वो उन घंटों को, उन दिनों को, संडे और हॉलीडेज के दिनों को निर्धारित कर सकते हैं जिन दिनों पे डाकघर लेन देन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए खुले रहेंगे। Which of the following are accepted on Sundays and post office holidays without payment of any late fees in RMS offices? निम्नलिखित में से किसे रविवार और डाकघर अवकाश के दिन RMS कार्यालयों में बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार कर लिया जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के पैकेट्स को रविवार वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन RMS ऑफिस में, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में और नाइट पोस्ट ऑफिस में बिना किसी लेट फीस के, बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार किया जाता है। Identify the correct statement regarding posting of machine franked articles। मशीन फ्रैंक्ड लेखों की पोस्टिंग के संबंध में सही कथनों का चुनाव करें। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट नोट मोर देन 2 ऑफिसेज स्पेसिफाइड बाय एसपीओ इन दी लाइसेंस। मशीन द्वारा फ्रैंक किए गए लेखों को लाइसेंस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम 2 डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है। तो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल आप कहाँ पोस्ट कर सकते हैं? इनको आपने डाकघर काउंटर पर ही प्रस्तुत करना होता है। अब कौन से डाकघरों में आप इन्हें प्रस्तुत करेंगे? तो मैक्सिमम 2 डाकघरों में आप इनको प्रस्तुत कर सकते हैं और ये 2 डाकघर लाइसेंस में सुपरिटेंडेंट के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट। किसी भी आर्टिकल के ऊपर आप किसी भी राशि तक की फ्रैंकिंग कर सकते हैं। वेयर द लाइसेंसी डिजायर्स टू पोस्ट देम एट 2 पोस्ट ऑफिस। जहां लाइसेंस धारक फ्रैंक्ड आर्टिकल को 2 डाकघरों में पोस्ट करना चाहता है तो वो उन्हें या तो 2 डाकघर चूज कर सकता है या एक डाकघर और एक नाइट पोस्ट ऑफिस चूज कर सकता है कि मैं यहाँ पे आर्टिकल्स को पोस्ट करूंगा, तो वो 2 डाकघर भी चूज कर सकता है या एक डाकघर और एक नाइट पोस्ट ऑफिस चूज कर सकता है। देयर मे बी मोर देन 1 इंप्रेशन ऑफ द वैल्यू डाई बट ओनली 1 ऑफ द लाइसेंस डाई ऑन ईच आर्टिकल। प्रत्येक डाक वस्तु के ऊपर जब फ्रैंक इंप्रेशन लगाई जाएगी तो उसमें वैल्यू डाई की एक से ज्यादा इंप्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन लाइसेंस डाई की सिर्फ एक इंप्रेशन होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। उपरोक्त सभी पॉइंट सही हैं। Is there any objection to receive unregistered letters or packets posted in bulk at the window of mail van or post office? डाक बैन या डाक घर की खिड़की पर भारी मात्रा में पोस्ट किए गए अपंजीकृत पत्रों या पैकेटों को प्राप्त करने में क्या कोई आपत्ति होगी? नहीं होगी। लेकिन इफ पोस्टेज एंड लेट फीस इफ एनी आर फुली प्रीपेड की इस तरह से बल्क में बड़ी संख्या में आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं, लेटर या पैकेट, और वो अनरजिस्टर्ड है तो उनके लिए अगर कोई पोस्टेज चार्जेस या लेट फीस है उसका पूरी तरह से पूरा भुगतान किया हुआ होना चाहिए, तो उनको बल्क में पोस्ट ऑफिस विंडो पर या मेल बैन की विंडो पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। But must accompany an application for the recall or alteration of address of an insured or a registered postal article। किसी बीमाकृत या पंजीकृत डाक वस्तु को वापस मंगाने या पते में परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ क्या संलग्न करना होगा? आपने एक डाक वस्तु भेजी, आप उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो उसके साथ क्या होना चाहिए अगर वो रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल है?
प्रेस्क्राइब्ड फीस इन शेप ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स रिकॉल करने के लिए, क्योंकि इनलैंड आर्टिकल को रिकॉल करना है 6 रुपये लगेंगे, तो रिकॉल करने के लिए निर्धारित शुल्क डाक टिकटों के रूप में भुगतान करना होगा। अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट, जब आपने इंश्योर्ड या रजिस्टर्ड आर्टिकल को पोस्ट किया था तो बुकिंग के समय आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, उस ओरिजिनल रिसिप्ट की एक कॉपी साथ में लगानी होगी। अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द रीजन फॉर रीडिलीवरी, आप उसका पुनर्वितरण क्यों लेना चाहते हैं ऐसा कारण आपको बताना होगा। ये सारी चीज़ें आपको रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल की रिकॉल के बारे में प्रस्तुत करनी होंगी। But is required from the renter for the system of delivery of postal articles in a bag available at all delivery post offices। सभी डिलीवरी डाक घरों में उपलब्ध बैग में डाक सामग्री की डिलीवरी प्रणाली के लिए किराएदार से क्या अपेक्षित होता है, तो उसे रेंटर मस्ट सप्लाई बैग लॉक एंड डुप्लीकेट की। अगर वो किसी थैले के माध्यम से क्या करना चाहता है, अपनी डाक वस्तुओं की डिलीवरी लेना चाहता है, तो इसके लिए उसे एक थैला लॉक और डुप्लीकेट की उपलब्ध करवानी होगी। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, निषिद्ध डाक वस्तुओं के बारे में सही कथन की पहचान करें। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। एनी इंडिसेंट और ऑब्सीन प्रिंटिंग इज प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, अंतर्देशीय डाक के माध्यम से किसी भी अभद्र अश्लील छपाई का प्रसारण निषिद्ध माना जाएगा। टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट relating to a lottery except lotteries organized or authorized by government under certain conditions are prohibited for transmission। अगर डाक के माध्यम से कोई टिकट भेजते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं जो किसी भी लॉटरी से संबंधित है, तो उसको भी डाक के माध्यम से भेजने के लिए प्रतिबंधित माना जाएगा। लेकिन अगर उस लॉटरी को गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज या ऑथराइज किया गया हो तब इसको प्रोहिबिट नहीं माना जाएगा। ओपियम एंड morphia and their preparations, coca leaves, Indian hemp, cocaine and its allied drugs are unconditionally prohibited for transmission locally। अब ये जो चीज़ें आप इनको डाक के माध्यम से कुछ कंडीशंस के साथ भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है अनकंडीशनली आप भेज सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एनी एक्सप्लोजिव, इन्फ्लेमेबल, डेंजरस, फिल्थी, नोक्शियस और डिलीट्रिशियस सब्सटेंसेस आर प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन। डाक के माध्यम से आप कोई भी विस्फोटक, ज्वलनशील, खतरनाक, गंदा पदार्थ नहीं भेजेंगे, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला गलत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड अ न्यू सर्विस ऑन 20th of January 2023 which is the latest experiment to deliver mail by sea, but is this service called। विभाग ने 20 जनवरी 2023 को एक नई सेवा की शुरुआत की जो समुद्र के रास्ते डाक पहुंचाने का एक नवीनतम प्रयोग है। इस सेवा का नाम क्या है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, इसे तरंग पोस्ट कहा जाएगा। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल एयर पार्सल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट करेक्ट है। इंटरनेशनल एयर पार्सल कैन बी बुक्ड इन ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। देश भर में सभी विभागीय डाक घरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल की बुकिंग आप कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट प्रोवाइड्स ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी फॉर एयर पार्सल। भारतीय डाक आपको अंतर्राष्ट्रीय पार्सल को या एयर पार्सल को ट्रैक और ट्रेस की सुविधा प्रदान करती है। जनरल मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर एयर पार्सल इज 35 किलोग्राम्स, जो कि गलत हो जाएगा। हवाई पार्सल के लिए वजन की सामान्य अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम रहती है। और अगर हम कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन 150 SDR नहीं दिया जाता है। कंपनसेशन टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पार्सल्स बुक्ड इन पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया फॉर लॉस और टोटल थेफ्ट और डैमेज इज अप टू 40 SDR पर पार्सल प्लस 4.50 SDR पर केजी। तो इसमें मिलने वाला मुआवजा 40 SDR पर पार्सल प्लस 4.50 SDR पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा। और ये मैक्सिमम 130 SDR तक दिया जाता है, प्लस डाक शुल्क का भुगतान भी कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, इसमें 130 SDR तक दिया जाता है, ना कि 150 SDR तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। सिर्फ पहला और दूसरा पॉइंट सही है। नेक्स्ट चलते हैं,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल PLI स्कीम्स सरेंडर फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी में सरेंडर वाली फैसिलिटी नहीं मिलती है। चिल्ड्रन पॉलिसी या बाल जीवन बीमा पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो उसे सरेंडर नहीं किया जा सकता। बट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट थ्रू द कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी। कैश ऑन डिलीवरी सेवा के माध्यम से डाक वस्तु के वितरण के समय मैक्सिमम कितनी राशि एकत्र की जा सकती है। 50,000 रुपये तक की। इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क कस्टमर्स फॉर कलेक्शन ऑफ अमाउंट फॉर कॉस्टलियर गुड्स। जो बल्क कस्टमर होते हैं, थोक ग्राहक होते हैं, जब भी वो अपना कीमती सामान वितरण के समय उसके लिए भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंसाइनमेंट की डिलीवरी के समय 50,000 रुपये तक की राशि ग्राहक से एकत्र की जाती है। और कैश ऑन डिलीवरी सुविधा बल्क कस्टमर्स के लिए उपलब्ध होती है, लेकिन कौन से बल्क कस्टमर, एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट कस्टमर्स जो होंगे, बल्क कस्टमर जो होंगे, उनको ये सुविधा दी जाती है। Which of the following statements are correct regarding posting of articles in letter boxes? लेटर बॉक्स में लेख पोस्ट करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी पॉइंट करेक्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड फॉर द पोस्टिंग ओनली लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स। ऐसे लेटर बॉक्सेस जिनके ऊपर फॉर लेटर्स ओनली ये चीज़ मार्क की गई होगी, चिन्हित की गई होगी, तो ऐसे लेटर बॉक्सेस का यूज सिर्फ लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स को पोस्ट करने के लिए किया जाएगा। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल ऐसी डाक वस्तुएं जिनके लिए डाक शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग इंप्रेशन के माध्यम से किया जाता है, अगर उन्हें आप लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं तो उन्हें अनपेड आर्टिकल या अवैतनिक लेखों की तरह ट्रीट किया जाएगा। न्यूज पेपर्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस are not admissible to be reduced rates of postage for a registered newspaper। अगर पंजीकृत समाचार पत्रों को पोस्ट करने के लिए आप लेटर बॉक्सेस में डाल देते हैं तो पंजीकृत समाचार पत्र के तहत जो घटी हुई डाक दर, डाक शुल्क दर उनके ऊपर लागू होनी थी वो नहीं होगी। एनी पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज्ड एज अ रजिस्टर्ड पार्सल। अगर कोई भी पार्सल पोस्ट करने के लिए आप लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो उसे पंजीकृत पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसी के अनुसार उसके ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सभी पॉइंट सही हैं। In important cities where mail traffic is high, sorting machines with high speed of sorting are provided, but are these facilities called? महत्वपूर्ण शहरों में जहां डाक का आवागमन अधिक होता है वहां उच्च गति वाली सॉर्टिंग मशीनें उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन सुविधाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर कहा जाता है। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर में छंटाई का काम मशीनों के माध्यम से किया जाता है। But does the term facing mean in the context of mail processing? डाक प्रोसेसिंग या डाक प्रसंस्करण के संदर्भ में फेसिंग शब्द आता है, उसका क्या अर्थ होगा? Arranging articles with the address side upwards and the addresses turned in same direction। लेखों के पते वाले भाग को ऊपर की ओर रख कर तथा सभी पतों को एक ही दिशा में मोड़कर व्यवस्थित करना फेसिंग कहलाता है, सम्मुखन कहलाता है। The weight of an airmail बैग और एयर ट्रांजिट बैग शुड नॉट एक्सीड। एयरमेल बैग या एयर ट्रांजिट बैग का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। Which river is known as the source of बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग? किस नदी को बार बार आने वाली बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द नासदीय सूक्त often referred to as the hymen of creation is found in which Veda? नासदीय सूक्त जिसे प्राय सृष्टि का स्रोत कहा जाता है किस वेद में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। Who was the president of the Indian National Congress at the time of India's independence in 1947? 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, JV कृपलानी थे। was the founder of गदर पार्टी? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भकना थे।
बट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एथिक्स इन रिलेशन टू डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के संबंध में नैतिकता का प्राथमिक फोकस क्या रहता है? डूइंग बट इज राइट, वही करना जो सही हो। The Bakshali manuscript, an ancient Indian text, is renowned for containing the earliest known use of the zero symbol. In which script it is written? प्राचीन भारतीय ग्रंथ बख्शाली पांडुलिपि शून्य चिन्ह के सबसे पहले ज्ञात उपयोग के लिए प्रसिद्ध है और ये किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, इसे शारदा लिपि में लिखा गया था। Which Gupta emperor is known for authoring the play देवी चंद्रगुप्तम? कौन सा गुप्त सम्राट देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखने के लिए जाना जाता है? दी ऑप्शन करेक्ट आएगी विशाख देव। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स? कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। दीज स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये जो 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। What is minimum age requirement for becoming the president of India? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 years है। The directive principles of state policy in the Indian Constitution are inspired by which other country's constitution? भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अन्य देश के संविधान से प्रेरित हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, आयरलैंड से। अरे आगे चलते हैं, केरला सर्कल के पोस्टमैन मेलगार्ड के सेकंड पेपर को कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टल आइटम्स कैन बी हेल्ड बैक बाय डिलीवरी पोस्ट ऑफिस टिल द नेक्स्ट डिलीवरी इफ डिलीवरिंग देम साइमल्टेनियसली वुड डिले द डिलीवरी ऑफ लेटर्स? कौन सी डाक वस्तुओं को डिलीवरी डाक घर द्वारा अगली डिलीवरी तक रोका जा सकता है यदि उन्हें एक साथ वितरित करने से पत्रों की डिलीवरी में देरी होगी? अब यहाँ पे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग की बात नहीं किया, यहाँ पे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस की बात किया है। तो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में आप सिर्फ बुक पैकेट और सैंपल पैटर्न्स को रोक सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। In case where transmission or delivery of letters would be delayed by dispatch or delivery at the same time of book pattern and sample packets and parcels, not registered papers, then such articles may be held back in office of posting for a period not exceeding 1 day. अगर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में क्वेश्चन मैम से डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ पे पहले करेंगे कि अगर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में आपके पास पोस्ट करने के लिए या डिलीवर करने के लिए बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट और पार्सल हैं, दूसरी साइड आपके पास लेटर हैं, अगर आप बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट या पार्सल की पहले वितरण या डिस्पैच करते हैं तो इससे पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी होगी। तो ऐसी डाक वस्तुओं को, लेटर्स आपने पहले डिस्पैच करने या वितरित करने हैं और दूसरी तरह की वस्तुओं को आप ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में अधिकतम 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रख सकते हैं। और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में भी इन आर्टिकल्स को रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पार्सल्स को नहीं रोका जाएगा, सिर्फ रोके जाएंगे तो क्या सैंपल पैकेट और बुक पैटर्न को रोका जा सकता है। Identify the correct statement regarding receipts for articles issued for delivery. वितरण के लिए जारी किए गए लेखों की रसीदों के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट करेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पोस्टमैन मस्ट साइन द रजिस्टर्ड एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट। डाकिए को पंजीकृत और पार्सल सार के ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट RP 33 फॉर्म के ऊपर बनता है, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म RP 8 के ऊपर बनता है। द रजिस्टर्स ऑफ VP आर्टिकल्स रिसीव्ड, प्राप्त हुए VP लेखों के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होंगे या डिलीवरी स्लिप्स के ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे वेयर दे मे बी इन यूज, जहाँ पे भी वे उपयोग में हों। किस चीज़ के लिए हस्ताक्षर करने होंगे? फॉर द रजिस्टर्ड लेटर मेल एंड पार्सल
मेल आर्टिकल्स मेड ओवर टू देम फॉर डिलीवरी। डाकिए को पत्र डाक के जो भी पंजीकृत या पार्सल डाक के जो भी पंजीकृत लेख डिलीवरी के लिए दिए जाते हैं, उन लेखों के लिए डाकिए को रजिस्टर्ड या पार्सल एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। प्राप्त हुए वीपी लेखों के रजिस्टर के ऊपर या फिर अगर डिलीवरी स्लिप्स का यूज किया जाता है तो उन डिलीवरी स्लिप्स के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। When signing for the articles, the postmen are required themselves to write in words the number of articles given to them, total amount to be collected on account of any parcel postage or custom duty that may be due, and the total amount to be recovered from the addresses of VP articles। जब डाकिया हस्ताक्षर करेगा प्राप्त हुए लेखों के लिए तो उसे शब्दों और अंकों में प्राप्त हुए लेखों की संख्या लिखनी होगी। फिर अगर किसी भी पार्सल पोस्टेज या कस्टम ड्यूटी वाले आर्टिकल हैं, कोई भी ऐसा पार्सल है या कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर ड्यू चार्जेस रिकवर करने हैं या कस्टम ड्यूटी रिकवर करनी है, टोटल कितने अमाउंट को रिकवर किया जाएगा पार्सल पोस्टेज या कस्टम ड्यूटी के रूप में उस चीज को लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर वीपी आर्टिकल उसने प्राप्तकर्ताओं को डिलीवर करने हैं तो वीपी आर्टिकल्स के ऊपर कितनी अमाउंट उसने रिकवर करनी है, इन सारी चीजों को पोस्टमैन के द्वारा हस्ताक्षर करते समय शब्दों और अंकों में लिखा जाएगा। द पोस्टमैन आर आल्सो रिक्वायर्ड टू साइन द पोस्टेज अकाउंट इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन अनपेड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल मेड ओवर टू देम। डाकियों के लिए यह भी आवश्यक है भी उन्हें सौंपे गए अवैतनिक पत्र लेखों पर, क्या अपंजीकृत लेख जो भी अवैतनिक होंगे उन पर कितना देय डाक शुल्क प्राप्त करना है, इसके लिए उन्हें कहाँ पे हस्ताक्षर करने होंगे, उन्हें पोस्टेज अकाउंट के ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे। एंड व्हेन डूइंग दिस टू राइट इन वर्ड्स एंड फिगर्स द टोटल अमाउंट ऑफ पोस्टेज फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल, और हस्ताक्षर करते समय उन्हें उस राशि को शब्द और अंकों में लिखना होगा जिस राशि के लिए वो जिम्मेदार हैं कि इतनी राशि उन्होंने रिकवर करके वापस देनी है। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। No postman is permitted to receive for delivery an insured article of greater value than 2500। ये गलत हो जाएगा। किसी भी डाकिए को कोई इंश्योर्ड आर्टिकल अगर डिलीवरी के लिए दिया जाएगा तो उसकी इंश्योरेंस 500 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर जो एग्रीगेट वैल्यू रहती है इंश्योर्ड वीपी सीओडी बैंकिंग मनी ऑर्डर या आईपीपीवी के लिए जो सिंगल पोस्टमैन को एक समय में दी जा सकती है वो 40,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50,000 रुपये यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे फिर से गलत हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Identify when it becomes desirable for the post office to return the electronic money order to sender or remitter under proper advice from amongst the following options। सही विकल्प का चुनाव करें जब डाक घर के लिए, ठीक है, जब डाकिए को इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को प्रेषक या धन प्रेषक को वापस करना हो तो क्या होगा। तो इसकी हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, The addresses is or are adjusted lunatic in the inquisition proceeding under the Lunacy Act and for the administration or whose estates managers are appointed by court। जब प्राप्तकर्ता को पागलपन अधिनियम के अंतर्गत जांच कार्यवाही में पागल घोषित किया गया हो तथा जिनकी संपदा के प्रशासन के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की गई हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए आने वाले इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स का भुगतान किसको किया जाएगा, संपदा प्रशासकों को कर दिया जाएगा, उन मैनेजर्स को किया जाएगा जिन्हें कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया होगा। कि कोई भी प्राप्त करता है अगर उसे ल्यूनेटिक एक्ट के तहत ल्यूनेसी एक्ट के तहत ल्यूनेटिक घोषित किया गया है, पागलपन अधिनियम के तहत उसे पागल घोषित किया गया है और साथ में उसकी संपदा के प्रशासन के लिए किसी मैनेजर को नियुक्त किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए प्रबंधक को उस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान कर दिया जाएगा। द एड्रेसी आर एडजस्टेड ल्यूनेटिक बट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन और हुज एस्टेट नो मैनेजर्स आर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को ल्यूनेटिक घोषित किया गया है लेकिन उसकी संपदा के प्रशासन के लिए कोर्ट द्वारा कोई मैनेजर घोषित नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए आने वाले इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को वापस प्रेषक को भेजा जाता है। एड्रेसीज और आर कमिटेड बाय प्रोसीडिंग अंडर ल्यूनेसी एक्ट टू ल्यूनेटिक अजाइलम और मेंटल हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड और लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट
जब संबोधित व्यक्ति या व्यक्तियों को पागलपन अधिनियम के तहत कार्यवाही में सरकार द्वारा स्थापित या लाइसेंस प्राप्त पागल खानों या मानसिक अस्पतालों में भेजा जाता है तो भी उनके भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर वापस भेज दिए जाते हैं। The addressees are those in respect of whom no steps are taken under Lunacy Act, and the officer tendering the money order suspects that the addressee is not of a sound mind so as to appreciate or understand the consequence of his act। तो जब संबोधित व्यक्ति के लिए जिसके लिए मनी ऑर्डर आया है उसके संबंध में पागलपन अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही तो नहीं की गई है, लेकिन जो व्यक्ति उसे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर देने गया है उसे ये संदेह होता है कि जिस व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आया है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो अपने कार्यों के परिणामों को समझने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, तो उसके भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को वापस कर दिया जाता है। तो इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी। इसमें फर्स्ट पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जिसे ल्यूनेसी एक्ट के तहत ल्यूनेटिक घोषित किया गया हो और उसकी संपदा के प्रबंधन के लिए कोर्ट द्वारा मैनेजर को अपॉइंट किया गया हो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान मैनेजर को किया जाएगा। What should the head sorting assistant do upon opening the case transit bag? केस ट्रांजिट बैग खोलने पर प्रधान छंटाई सहायक को क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, एग्जामाइन दी सील्स, कोड्स, लेवल्स एंड कंडीशंस ऑफ बैग्स एंड चेक देम विद द मेल लिस्ट। जब प्रधान छंटाई सहायक केस ट्रांजिट बैग को खोलेगा, केस ट्रांजिट बैग के अंदर के जो थैले होंगे वो उन थैलों की सील्स की, कोड्स, लेवल्स की और थैलों की कंडीशन की जांच करेगा और मेल लिस्ट में की गई प्रविष्टियों के साथ उन थैलों की जांच करेगा। देन टेक डिलीवरी ऑफ बैग, उसके बाद वो केस ट्रांजिट बैग का वितरण लेगा और जो केस ट्रांजिट बैग की चाबी होगी उसको हमेशा सील्ड कवर में भेजा जाता है। बट मस्ट बी डन विद फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाय अ सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस अंटिल दे आर डिस्पोज्ड ऑफ। छंटाई या परिवहन डाक कार्यालय द्वारा जब फॉरवर्ड बैग प्राप्त किए जाते हैं तो जब तक उनको निपटा नहीं दिया जाता तब तक उनको क्या किया जाएगा? करेक्ट आंसर बी आएगा, दे मस्ट बी केप्ट लॉक्ड अप इन मेल बॉक्स। उन्हें मेल बॉक्स के अंदर ताला लगाकर रखा जाएगा और जिस ताले की चाबी हमेशा प्रधान छंटाई सहायक के पास रहनी चाहिए। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। पंजीकृत वस्तुओं की डिलीवरी के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट करेक्ट है, फोर्थ गलत है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एनी काइंड विल बी डिलीवर्ड टू एड्रेसी अनलेस एंड अंटिल ही और हिज ऑथराइज्ड एजेंट इन राइटिंग हैज साइंड रिसिप्ट फॉर इट। कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु उस समय तक प्राप्तकर्ता को या प्राप्तकर्ता के अधिकृत एजेंट को वितरित नहीं की जाएगी जब तक प्राप्तकर्ता या उसका अधिकृत एजेंट उस डाक वस्तु के लिए एक रिसिप्ट के ऊपर, रसीद के ऊपर उस वस्तु के लिए हस्ताक्षर नहीं कर देता। For registered articles for delivery to firms, a special list in duplicate will be presented to addressee। जब भी पंजीकृत लेखों को किसी फर्म को वितरित किया जाना हो तो उन लेखों को विशेष सूची में दर्ज किया जाएगा और ये सूची जो है डुप्लीकेट में 2 प्रतियों में बनाई जाएगी और इसे प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा। Who will be required to sign the copy in a token of receipt and no individual receipts will be prepared for the articles entered in special लिस्ट। फिर स्पेशल लिस्ट के साथ लेख प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत किए जाएंगे और प्राप्तकर्ता को क्या करना होगा? रसीद की या जो लिस्ट बनाई जाएगी उसकी ऊपर वाली कॉपी के ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे इस सबूत के रूप में कि उसने उस लिस्ट की नीचे वाली प्रति प्राप्त कर ली है और साथ में आर्टिकल प्राप्त कर लिए हैं। और दूसरी बात, उसे साथ में क्या करना होगा? जो भी एक्नॉलेजमेंट्स होंगी आर्टिकल्स की उनको वापस कर देना होगा और जो भी आर्टिकल स्पेशल लिस्ट में दर्ज किए जाते हैं उनके लिए अलग से रिसिप्ट तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। When the addressee of a registered or an insured article is a Pradhan Shinbuman who has not an agent appointed in writing to take delivery of such article on her behalf, her signature will have to be attested by a respectable witness and the article will be delivered to witness। अगर किसी भी
पर्दानशीन महिला के लिए, घूंघट में रहने वाली महिला के लिए कोई पंजीकृत या बीमाकृत डाक वस्तु आती है और जिसने कोई भी एजेंट नियुक्त नहीं कर रखा है जिसको आप वो आर्टिकल डिलीवर कर सकें, तो आपने उस घूंघट में रहने वाली महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को रसीद के ऊपर, एक्नॉलेजमेंट के ऊपर प्राप्त कर लेना है और किसी रिस्पेक्टेबल विटनेस से उस महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को सत्यापित करवाना है और आर्टिकल की डिलीवरी आपने विटनेस या गवाह को ही कर देनी है। तो ये तीनों पॉइंट करेक्ट हैं। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये गलत क्यों है? रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर और पार्सल मेल इज रिसीव्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन अ डैमेज्ड कंडीशन, a notice will be sent by postmaster of that office to addressee requesting him to attend post office within 10 days। यहाँ पे गलत हो जाएगी। जब भी कोई क्षतिग्रस्त स्थिति में पत्र डाक या पार्सल डाक की पंजीकृत डाक वस्तु ऑफिस ऑफ डिलीवरी में प्राप्त होती है तो डिलीवरी ऑफिस के पोस्ट मास्टर द्वारा क्या किया जाता है, उस डाक वस्तु के प्राप्तकर्ता को एक नोटिस भेजा जाता है अंतर्देशीय डाक वस्तु के मामले में कि आप 7 दिनों के भीतर, ना कि 10 दिनों के भीतर पोस्ट ऑफिस में आकर अपनी डाक वस्तु की डिलीवरी लें और फॉरेन आर्टिकल के मामले में 15 दिनों का समय दिया जाता है उस डाक वस्तु का वितरण लेने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट करेक्ट है, फोर्थ गलत है। A person is going on a tour program and wants to redirect their postal articles based on the tour. They provide the post office with a detailed written communication outlining their tour itinerary and instructions for the disposal of the articles. But should the post office do? तो कोई भी व्यक्ति है वो टूर पर जाता है और अगर वो टूर पर जाता है और साथ में क्या करता है, यात्रा के आधार पर अपने डाक लेखों को पुनः निर्देशित करना चाहता है, वे डाकघर को यात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा और अपने लेखों के निपटान के लिए निर्देश दे देता है, तो डाकघर को क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी आएगा। डिसरिगार्ड द इंस्ट्रक्शंस ड्यू टू देयर कॉम्प्लिकेटेड एंड कंडीशनल नेचर। तो ऐसी जो भी निर्देश होंगे, क्योंकि ये जटिल या सशर्त प्रकृति के हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा की जाएगी, इनको नहीं माना जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने इंस्ट्रक्शंस देता है निवास स्थान के परिवर्तन के संबंध में, तो कंडीशनल या कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। टूर प्रोग्राम वाली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर नॉट ड्यूटीज ऑफ हेड पोस्टमैन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान डाकिये का कर्तव्य नहीं है? कन्वेइंग मनी टू एंड फ्रॉम द ट्रेजरी, सब ट्रेजरी स्टेशन और टाउन सब ऑफिस और बैंक, नगर उप डाकघर, ट्रेजरी या सब ट्रेजरी या बैंक को नकदी लेकर जाना या वहाँ से नकदी लेकर आना, ये काम होता है प्रधान डाकिये का। टेकिंग आउट फॉर डिलीवरी आर्टिकल्स दैट हैव बीन रिटर्न्ड बाय अदर पोस्टमैन एज अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड, अन्य डाकियों द्वारा लावारिस या मना किए हुए के रूप में जो भी डाक वस्तुएं वापस लाई जाती हैं उनको डिलीवरी का प्रयास करने के लिए एक बार फिर से बाहर लेकर जाना। डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स ऑफ कंसिडरेबल एग्रीगेट वैल्यू, काफ़ी कुल मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स का भुगतान करना, जो कि गलत है। तो अगर किसी भी पोस्टमैन के पास काफ़ी कुल मूल्य के इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर होते हैं तो उसकी सहायता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हेड पोस्टमैन उस डाकिये के साथ जाता है, ना कि वो स्वयं इनका भुगतान या वितरण करेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ द पोस्टमैन, डाकिये के कर्तव्यों के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। सिर्फ थर्ड और फोर्थ पॉइंट करेक्ट है। अब इसमें पहला और दूसरा पॉइंट क्यों गलत है? द ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल्स स्पेशली और दोज आर्टिकल्स ब्राउट बैक अनडिलीवर्ड फ्रॉम वन बी टू अनदर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विदाउट द परमिशन ऑफ द पोस्ट मास्टर, कि अगर कोई भी आर्टिकल है उसे एक डाकिये से दूसरे डाकिये को ट्रांसफर करना है, एक बीट से दूसरी बीट को ट्रांसफर करना है, तो पोस्ट मास्टर की परमिशन चाहिए, जो कि गलत। आपको डिलीवरी असिस्टेंट, वितरण सहायक की परमिशन चाहिए होती है आर्टिकल्स को एक डाकिये से दूसरे डाकिये को ट्रांसफर करने में। एवरी पोस्टमैन मस्ट कीप अ बुक इन फॉर्म MS-87। अब ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक डाकिया एक पुस्तक का रखरखाव करता है जिसे पोस्टमैन बुक कहा जाता है और वो MS-27 के ऊपर बनाई जाती है और डाकिये को अपनी गश्त में जाने से पहले भुगतान के लिए, वितरण के लिए प्राप्त लेखों के विवरण इस पुस्तक में दर्ज करने होते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। When cash is entrusted to a head postman for the purchase of stamps from the treasury or sub treasury, जब भी
प्रधान डाकिये को कोषागार या उप कोषागार से डाक टिकट परचेज करने के लिए नकदी दी जाती है। शुड गिव रिसिप्ट फॉर द अमाउंट इन द ट्रेजरर्स कैश बुक। तो हेड पोस्टमैन को ट्रेजरर कैश बुक में एक रिसिप्ट देनी होगी, और जब वो डाक टिकट लाकर ट्रेजरर को सौंप देगा तो हेड पोस्टमैन को ट्रेजरर से अपनी पुस्तक में और सौंपी गई स्टैंप्स के लिए, डाक टिकटों के लिए एक रिसिप्ट ले लेनी होगी। इफ अ पोस्टमैन्स बीट एक्सटेंड्स बियॉन्ड अ सिंगल टाउन और विलेज, ही मस्ट इन एडिशन टू पोस्टमैन्स बुक कीप अ विलेज पोस्टमैन्स विजिट बुक MS 86 एंड परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज ऑफ अ विलेज पोस्टमैन। जब भी किसी डाकिये की गश्त सिंगल टाउन या विलेज से आगे तक फैली हुई हो तो उसे पोस्टमैन बुक के साथ साथ विलेज पोस्टमैन विजिट बुक जो MS 86 के ऊपर बनती है उसका भी रख रखाव करना होगा, और विलेज पोस्टमैन के सभी कर्तव्यों का पालन भी करना होगा। तो लास्ट के 2 पॉइंट सही हैं, पहले 2 पॉइंट गलत हैं। In the case of insured articles valued over 500 to be delivered at the window of post office when the postman delivers the addresses receipt RP31 or RP1, who should endorse on behalf of the addressee after the addressee signs the receipt in presence of postman। तो जब भी कोई इंश्योर्ड आर्टिकल जिसकी इंश्योरेंस 500 रुपये से ज़्यादा के लिए की गई हो, उस इंश्योर्ड आर्टिकल की डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो में की जाएगी। उसके आगमन की सूचना सिर्फ प्राप्तकर्ता को दी जाएगी। तो जब डाकिया उस इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए एड्रेसी रिसिप्ट देता है, प्राप्तकर्ता को रसीद देता है, तो प्राप्तकर्ता की रसीद के ऊपर जब प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाते हैं, पोस्टमैन क्या करता है, उसको स्वयं एंडोर्स करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while delivering a registered article, if the addressee refuses to sign an acknowledgement but merely signs the receipt, but action should be taken। जब मान लीजिए आप किसी पंजीकृत डाक वस्तु का वितरण करने चाहते हैं, प्राप्तकर्ता पंजीकृत डाक वस्तु की एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है लेकिन रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? इस ऑप्शन करेक्ट आएगी। आपने उस डाक वस्तु का वितरण कर देना है और उसने उस डाक वस्तु की एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। इसके संबंध में आपको एक टिप्पणी या रिमार्क उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर लिखना चाहिए। तो जब भी पंजीकृत डाक वस्तुओं का वितरण करने आप जाते हैं, शायद मैंने उल्टा बोला पहले, तो जब भी किसी पंजीकृत डाक वस्तु का वितरण करने आप जाते हैं, प्राप्तकर्ता रसीद के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, क्योंकि आपको एक रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर करवाने होते हैं, प्राप्तकर्ता कर देता है। लेकिन रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ अगर एक्नॉलेजमेंट है और प्राप्तकर्ता एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तब भी आपने आर्टिकल की डिलीवरी करनी है। और प्राप्तकर्ता ने एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इसके बारे में एक रिमार्क एक्नॉलेजमेंट के ऊपर दिया जाएगा। बट डज डेली रिपोर्ट MS 83 कंटेन्स, दैनिक रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और रिपोर्टेड बाय अदर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स विद इन द सेट। जो भी अनियमितताएं प्रधान छंटाई सहायक देखता है या सेट के अन्य सॉर्टिंग असिस्टेंट जो भी अनियमितताएं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को रिपोर्ट करते हैं, उन सबको डेली रिपोर्ट में दर्ज करके सुपरिटेंडेंट को भेजा जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सचेंज ऑफ मेल। डाक के आदान प्रदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों ही पॉइंट करेक्ट हैं। फर्स्ट पॉइंट, एट इंपॉर्टेंट स्टेशंस वेयर लार्ज नंबर ऑफ बैग्स इज एक्सचेंज्ड, ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन जहां पे बड़ी संख्या में थैलों का आदान प्रदान होता है। हेड ऑफ सर्किल में ऑथराइज द मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ अ सेक्शन टू डिलीवर हिज मेल्स बिफोर रिसीविंग दोज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन इन ऑर्डर टू मेक रूम इन मेल बैन। अब जब हम एक्सचेंज ऑफ मेल के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कि अनुभाग के मेल एजेंट या मेल गार्ड के द्वारा डाक का आदान प्रदान कैसे किया जाता है। तो वो पहले अपने कार्यालय के लिए डाक का वितरण लेते हैं, उसके बाद आगे प्रेषित की जाने वाली डाक को सौंपते हैं। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन जहां पे बड़ी संख्या में थैलों का आदान प्रदान होता है, वहां पे सर्किल प्रमुख मेल एजेंट या मेल गार्ड को, अनुभाग के मेल एजेंट या मेल गार्ड को इस चीज के लिए अधिकृत कर सकते हैं कि पहले आगे प्रेषित की जाने वाली डाक को सौंप दें ताकि उन्हें अपने कार्यालय की डाक को रखने के लिए मेल बैन में जगह बन सके। तो इस तरह से हेड ऑफ सर्किल उनको अधिकृत कर सकता है।
Postmaster General may be considered necessary permit officials of mail office to enter the mail ban of a section to help in loading or unloading mail. पोस्टमास्टर जनरल जहां आवश्यक समझे डाक कार्यालय के अधिकारियों को डाक चढ़ाने या उतारने में मदद करने के लिए अनुभाग की मेल बैन में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। वैसे तो जो आपके मेल ऑफिस के ऑफिशियल होते हैं उन्हें अनुभाग की मेल बैन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जहां पे आवश्यक समझा जाए पोस्टमास्टर जनरल उनको अनुमति दे सकता है ताकि डाक चढ़ाने या उतारने में वो मदद कर सकें। द ट्रांजिट बैग्स एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपनड बाय, किसी अनुभाग या मेल कार्यालय को संबोधित ट्रांजिट बैग स्वयं मेल एजेंट या मेल गार्ड के द्वारा खोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया है तो डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Identify the correct statements regarding the duties and responsibilities of the mail guard or mail agent. मेल गार्ड या मेल एजेंट के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी, सभी पॉइंट करेक्ट हैं। The duties of mail guard or mail agent comprise the work connected with the receipt, custody, sorting and dispatch of articles posted in van or office and of closed mail। तो जो मेल गार्ड या मेल एजेंट होते हैं उसके कर्तव्यों में क्या शामिल होता है? वैन या कार्यालय में पोस्ट की गई या बंद डाक में पोस्ट की गई वस्तुओं की प्राप्ति करना, उनकी अभिरक्षा करना, छंटाई और प्रेषण करना, ये सारे काम किसकी ड्यूटीज के रूप में माने जाते हैं? मेल गार्ड या मेल एजेंट। मेल गार्ड और मेल एजेंट हैज नथिंग टू डू with articles contained in closed mails made over to him for disposal। निपटान के लिए जो बंद डाक मेल एजेंट या मेल गार्ड को दी जाती है उसके अंदर की वस्तुओं के साथ मेल एजेंट या मेल गार्ड का कोई भी लेना देना नहीं होता है। His responsibility begins when articles are cleared from letter boxes और when closed mails are made over to him by a section। किसी भी मेल एजेंट या मेल गार्ड की जिम्मेदारी कब शुरू होती है? जब लेटर बॉक्सेस की निकासी करके आर्टिकल उसे सौंपे जाते हैं या अनुभाग द्वारा उसे बंद डाक सौंपी जाती है तो प्राप्ति के साथ ही उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, या किसी ऑफिस या कैरियर के द्वारा उसको जब डाक सौंपी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। एंड कंटिन्यूअस अंटिल द बैग्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच टू डेस्टिनेशन, और उसकी जिम्मेदारी तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक वो थैलों को वितरित नहीं कर देता या उनके गंतव्य के लिए उनको प्रेषित नहीं कर देता। The mail guard or mail agent is responsible that the articles and bags dealt with by him are carefully examined, properly treated and correctly disposed of। मेल एजेंट या मेल गार्ड इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है कि जिन भी थैलों या लेखों का वो निपटान करेगा उनकी ध्यानपूर्वक जांच की गई हो, सही ढंग से उनका निपटान किया गया हो, इस चीज़ के लिए मेल एजेंट या मेल गार्ड जिम्मेदार होता है। उपरोक्त सभी पॉइंट सही हैं। Instructions received from addresses authorizing the post office to deliver articles to persons other than themselves should be treated as lapsed after how much time unless renewed। तो जब भी प्राप्तकर्ता निर्देश देता है कि मेरे लिए आने वाली डाक वस्तुओं को मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वितरित किया जाए तो ऐसी स्थिति में उन डाक वस्तुओं के लिए दिए गए निर्देशों की वैधता कितनी रहती है? 3 वर्ष रहती है। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। तो जब भी कोई व्यक्ति ये निर्देश देता है कि मेरे लिए कोई डाक वस्तुएं आएंगी, मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दी जानी है, तो इस तरह के निर्देश 3 साल तक वैलिड रहते हैं। और इसके अलावा जो निवास स्थान परिवर्तन के संबंध में निर्देश दिए जाते हैं उनकी वैलिडिटी 3 महीने की रहती है। When the payee of electronic money order is deceased, how should the post office handle the payment of the money order to a claimant? जब मनी ऑर्डर के प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो डाकघर को दावेदार को मनी ऑर्डर का भुगतान किस प्रकार करना चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। अगर मनी ऑर्डर की राशि 100 रुपये तक है तो पर्सनल इंडेमनिटी बॉन्ड की आवश्यकता होगी। अगर अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा है तो इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ साथ श्योरिटी की भी ज़रूरत रहती है, जमानतदार की भी आवश्यकता रहती है। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड VPCOD बैंकिंग मनी ऑर्डर IPPB सेंट आउट फॉर डिलीवरी थ्रू अ सिंगल AVPM और डाक सेवक शुड नॉट एक्सीड। एकल AVPM डाक सेवक के माध्यम से डिलीवरी के लिए भेजे गए विमित VPCOD बैंकिंग मनी ऑर्डर IPPB का कुल मूल्य कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए?
तो AVPM की बात किया तो 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डिविजनल हेड पुलिस के साथ पूरा परामर्श करके इस 15,000 रुपये की लिमिट को 25,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं। अगर डाकियों की बात करें, पोस्टमैन की बात करें, तो ये जो एग्रीगेट वैल्यू उनके लिए रहती है 40,000 रुपये, और इसको 80,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। What is a postman's duty regarding the examination of articles made over to him for delivery? वितरण हेतु उसे सौंपी गई वस्तुओं की जांच के संबंध में डाकिया का क्या कर्तव्य रहता है? To examine every article and report any open, damaged or tampered ones to the postmaster. डाकिये को वितरण के लिए प्राप्त प्रत्येक डाक वस्तु की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? यह देखने के लिए कि कोई भी डाक वस्तु खुली ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, या उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अगर उसको ऐसा कुछ भी प्रतीत होता है तो तुरंत उसे इस बात की सूचना पोस्ट मास्टर को देनी चाहिए। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर डिलीवरी। वितरण के निर्देशों के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ईच पोस्टमैन्स बीट इज फिक्स्ड बाई द पोस्ट मास्टर एंड ही मस्ट ऑन नो अकाउंट डेविएट फ्रॉम द बीट प्रेस्क्राइब्ड। प्रत्येक डाकिये की गश्त पोस्ट मास्टर द्वारा निर्धारित की जाती है, उसे किसी भी स्थिति में अपनी निर्धारित गश्त से बाहर नहीं जाना चाहिए। If the addressee of VP article taken out by postman for delivery is at home when the postman calls and does not at once take delivery of it, postman should require the addressee to sign the receipt attached to intimation to the addressee. तो मान लीजिए कोई VP आर्टिकल आप डिलीवर करने जाते हैं, पोस्टमैन और जो आपका प्राप्त करता है वो घर पर है, लेकिन प्राप्त करता तुरंत उस डाक वस्तु का वितरण नहीं लेता है, तो पोस्टमैन को क्या करना चाहिए? तो जो इंटीमेशन प्राप्तकर्ता को दी जानी है उसके साथ एक रिसिप्ट होती है, उस रिसिप्ट के ऊपर पोस्टमैन को हस्ताक्षर ले लेने चाहिए और इंटीमेशन जो है वो प्राप्तकर्ता को दे दी जानी चाहिए। If the addressee of an insured article is an illiterate but should be done while delivering an insured article, यदि बीमाकृत वस्तु का प्राप्तकर्ता अशिक्षित है तो बीमाकृत वस्तु वितरित करते समय क्या किया जाना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। ऑब्टेन देयर थंब इम्प्रेशन ऑन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ अ रेजिडेंट विटनेस। किसी स्थानीय गवाह की उपस्थिति में रसीद और पावती पर उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। और रजिस्टर्ड आर्टिकल के मामले में पोस्टमैन रसीद के ऊपर और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। अगर अनपढ़ है तो अंगूठे का निशान या अन्य चिन्ह प्राप्त करेगा और स्वयं उसकी अटेस्टेशन करता है। Who is responsible for the safe custody of insurance seals applied to each set of every section? प्रत्येक छंटाई कार्यालय को आपूर्ति की गई बीमा सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रधान छंटाई सहायक जिम्मेदार होता है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेल एब्स्ट्रैक्ट। मेल एब्स्ट्रैक्ट के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, सिर्फ आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट करेक्ट है। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज रेफर टू एज M42 फॉर मेल ऑफिसेस, जो कि गलत हो जाएगा। M42 मेल एब्स्ट्रैक्ट ट्रांजिट सेक्शंस के लिए बनता है और मेल ऑफिसेस के लिए ये M43 के ऊपर बनाया जाता है। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेल्स एंड बैग्स। मेल एब्स्ट्रैक्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक मेल और दूसरा बैग। यहाँ पे दिया है रिसिप्ट एंड डिस्पैचेस में बांटा गया है, जो कि गलत हो जाएगा। इन द केस ऑफ सेक्शंस द एंट्रीज फॉर द आउट एंड एंट्री आर शोन सेपरेटली इन मेल एब्स्ट्रैक्ट। अनुभागों के मामले में एंट्री और आउट ट्रिप की प्रविष्टियों को मेल एब्स्ट्रैक्ट में अलग अलग दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही है। When and how does the head sorting assistant receive the monthly supply of stationery? प्रधान छंटाई सहायक को स्टेशनरी की मासिक आपूर्ति कब और कैसे प्राप्त होती है? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने की पहली तारीख को हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिसीव्स अ मंथली सप्लाई ऑफ स्टेशनरी फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिसर एंड साइंस अ रिसिप्ट इन द स्टेशनरी रजिस्टर। हर महीने की पहली तारीख को प्रधान छंटाई सहायक को रिकॉर्ड ऑफिसर
ऑफिसर से 1 महीने की स्टेशनरी की आपूर्ति मिलती है और इसके लिए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को स्टेशनरी रजिस्टर में एक रिसिप्ट देनी होती है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बट आर द फाइनल ड्यूटीज ऑफ द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बिफोर क्विटिंग द ऑफिस। कार्यालय छोड़ने से पहले प्रधान छंटाई सहायक के अंतिम कर्तव्य क्या रहते हैं? एग्जामाइन ईच सॉर्टिंग कंपार्टमेंट टू इंश्योर नो आर्टिकल आर लेफ्ट अनसॉर्टेड। प्रधान छंटाई सहायक को, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को प्रत्येक छंटाई बक्से की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए, यह देखने के लिए कि उसमें कोई आर्टिकल बिना छंटाई के ना रह जाए। सील एंड लेवल बैग्स कंटेनिंग एम्प्टी बैग्स फॉर रिटर्न, सिक्योर मेल बॉक्सेस एंड सॉर्टिंग केसेस। उसके बाद जो आपका थैला है जिसमें खाली थैले रख कर रिकॉर्ड ऑफिस को वापस किए जाने हैं, उसको सील किया गया हो, उसके ऊपर लेबल लगा हो। प्रत्येक में मेल बॉक्स और सॉर्टिंग केस सुरक्षित हो। ऑफिस रूम को लॉक कर देना है और चाबी अपने पास रख लेनी है अगर आगे आने वाला कोई और सेट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगी। तो ये था हमारे पास केरला सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2024 का क्वेश्चन पेपर। इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि भाई इसमें बहुत लंबे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एग्जाम में। तो किस तरह से आप कम से कम टाइम में इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कहाँ से कर सकते हैं? क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। क्वेश्चन बुक में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। क्लासेस में जुड़ना है, आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने की जर्नी में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।